तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम जो क्लास 11th में बिजनेस का पोर्शन स्टार्ट हुआ था आपका बिजनेस सर्विसेज का, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, राइट। तो आज हम जैसे हमने बैंकिंग का ऑलरेडी देख लिया कि बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज आती है, किस तरीके से चीजें प्रोसीड होती है बैंकिंग में। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द इंश्योरेंस, ठीक है। तो जब भी आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो बैंकिंग एक चैनल हो गया जिसमें पेमेंट आ रही है, आपकी पेमेंट जा रही है, अकॉर्डिंगली रिफंड हो रहे हैं, जो भी है वट एवर इट इज। जो भी बैंकिंग का इकोसिस्टम है वो हमने समझा था। अब हम इंश्योरेंस का इकोसिस्टम समझेंगे कि एग्जैक्टली इंश्योरेंस क्या काम आता है, क्या होता है इंश्योरेंस, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विल गो फॉरवर्ड टू माय स्क्रीन। सो हम एक बार वहां पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इंश्योरेंस ऑल अबाउट, राइट। तो आपने अभी जैसे आप ऑलरेडी 11th में हो तो यू विल हैड अ अंडरस्टैंडिंग, आई बिलीव, कि इंश्योरेंस के बारे में आपने कभी सुना होगा, राइट। ऐसा नहीं है आपने कभी नहीं सुना, तो कभी ना कभी आपने सुना होगा इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। तो उसी के बारे में हम चर्चा आज करने वाले हैं, ठीक है। इंश्योरेंस क्या है और फिर उसके कुछ प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जब भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, ठीक है, वेन एवर आई एम डूइंग अ बिजनेस, ठीक है, या नॉर्मल सिनेरियो में समझते हैं पहले इंश्योरेंस होता क्या है, ठीक है। इंश्योरेंस बेसिकली क्या है कि आपको जैसे नाम से पता लग रहा है इंश्योर करना, राइट। आपको चिंता से मुक्त करना, ये काम है इंश्योरेंस का, ठीक है। अब मान लो कि मैंने पर्टिकुलरली मेरे को कोई हेल्थ इमरजेंसी आ रही है, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, अभी बिजनेस में नहीं जा रहा, ठीक है। कोई हेल्थ इमरजेंसी आई है, ठीक है। अब अगर मेरा इंश्योरेंस है पर्टिकुलर, मतलब सो एंड सो, अगर मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंश्योरेंस ऑलरेडी है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा क्लेम वहां पे हो जाएगा एंड जो भी मेरा हो रहा है, नॉन कैश एक सेटलमेंट होती है आपकी। तो वो सेटलमेंट होके मेरा जो भी, फॉर एग्जांपल मेरा बिल बना है, मान लो लाख रुपए का बिल बना है, तो वो लाख रुपए वहां से सेट ऑफ हो जाते हैं। मतलब नॉर्मली सारा हो जाता है, बट 5-10% जो भी अदर चार्जेस कवर नहीं होते वो आपको देने होते हैं। तो उसके अलावा आपका, अभी अगर ये इंश्योरेंस नहीं होता तो ये पूरा लाख रुपए आपकी जेब से जाता, राइट। तो ये एक इंश्योरेंस का काम हो गया। तो इंश्योरेंस बेसिकली है क्या? इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। दो पार्टी यहाँ पे दिख रही है आपको कि दो पार्टीज होगी, ठीक है। एक बंदा होगा जो इंश्योरर होगा, मतलब जो आपको इंश्योर करेगा कि भैया आपका अगर कोई लॉस होगा तो मैं बैठा हूं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इंश्योरर। तो जनरली ये कौन होती है? इंश्योरेंस कंपनी होगी, ठीक है जी। एक इंश्योर्ड होगा। इंश्योर्ड की अगर मैं बात करूं, इंश्योर्ड वो पर्सन है जो ये इंश्योरेंस बाय कर रहा है। अब ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। ये बिजनेस ओनर हो सकता है, ठीक है, फर्म का जो बिजनेस है जिसने लिया हुआ है इंश्योरेंस, वो हो सकता है, राइट। हुसोएवर इट इज। तो दो पार्टी यहां पे इन्वॉल्व है, इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। दे हैड अ कॉन्ट्रैक्ट, दे इंडल्जिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट, की भाई यहीं कर लेते हैं नीचे। दे इंडल्जिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इट इज बेसिकली नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हुम, द इंश्योरर, पहला पर्सन जो आपको गारंटी दे रहा है, ठीक है, और इंश्योर्ड जो गारंटी में आ रहा है। तो इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये कहता है भाई अगर तेरे को कुछ लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई मैं करूंगा, ठीक है जी। लॉस इन टर्म ऑफ जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस के केस में, तो फाइनेंशियल लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेन एवर यू आर हैविंग अ लॉस, तो हम फाइनेंशियल लॉस की बात करते हैं कि फाइनेंशियल लॉस अगर आपको कुछ हो रहा है तो उसकी भरपाई हम आपको कर देंगे, ठीक है। इंश्योरेंस भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो नॉर्मल आपके अगर आप देखोगे तो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया एक पार्ट, राइट। लाइफ इंश्योरेंस है, अलग ही सेगमेंट की कहानी है पूरी, ठीक है। उसके अलावा आपके जनरल इंश्योरेंस हो गए, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में आपका जो भी मोटर व्हीकल हो गया या जो भी चीजें हैं नॉर्मल अदर देन लाइफ, वो आ गई। और एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। ये इंश्योरेंस आपके रहेंगे। बाकी इसमें आपका जैसे फायर इंश्योरेंस भी आ जाता है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस हो गया, थेफ्ट इंश्योरेंस एंड ऑल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। जितने भी बाकी तरह के अदर देन लाइफ इंश्योरेंस अगर हम बात करें, जितने भी बाकी तरह के इंश्योरेंस है, वो उनका मेन पर्पस होता है आपके फाइनेंशियल रिस्क को, जो भी फाइनेंशियल रिस्क आपको उसमें होने वाला है या फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, उसको कम करना, ठीक है जी। लाइफ में क्या होता है? लाइफ में ऐसा नहीं होता कि भाई, लाइफ में आप कैसे ही मेजर कर लोगे फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है, राइट। लाइफ में ये होता है कि लमसम अमाउंट फैमिली को मिल जाता है, जो भी उनका पर्टिकुलर जो भी चल रहा है, जो भी उनकी एजुकेशन है, जो भी अगर कोई होम लोन है या वट एवर इट इज, राइट। तो फैमिली उसे कंपनसेट कर सके, राइट, फैमिली उसे पे कर सके, तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस आपका काम आता है उस केस में। अदर देन लाइफ इंश्योरेंस जितने भी तरह के इंश्योरेंस है, चाहे वो आपका मोटर इंश्योरेंस हो, फैक्ट्री इंश्योरेंस कर रखा है, फायर इंश्योरेंस कर रखा है, मराइन इंश्योरेंस कर रखा है जो वाटर के केस में करते हैं जब कार्गो जाता है आपका, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सारे आपको बचाते हैं अपने फाइनेंशियल लॉस से, राइट। इनका मेन काम होता है, इनका काम ध्यान रखना, इंश्योरेंस का कभी भी काम ये नहीं होता प्रिवेंशन का। ये प्रिवेंट नहीं करता, जो होना है वो तो हो गई, अक्रेंस को प्रिवेंट नहीं करता, ये बस उससे होने वाला जो फाइनेंशियल लॉस है उसको कम कर देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आपके पास वो फाइनेंशियल जो लॉस होने वाला है उस बर्डन को कम कर देता है आपका इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस बराबर है किसके? फाइनेंशियल, अगर आपको कोई लॉस होने वाला है या फाइनेंशियल जो भी रिस्क है आपको, उसको कम कर देता है, ठीक है जी। यहाँ पे नगद नारायण की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो इंश्योरेंस आपका क्या काम करेगा? दो पर्सन के बीच कॉन्ट्रैक्ट है कि एक आपका इंश्योरर होगा जो इंश्योरर की गारंटी लेता है, और एक इंश्योर्ड होता है जिसको हम इंश्योर्ड करते हैं, मतलब कि हाँ भाई तू चिंता मत कर, जो भी तेरा फाइनेंशियल लॉस है वो मैं करूंगा।
अब इंश्योरर कहता है कि भाई मैं तेरे को क्या दे रहा हूँ, मैं तेरे को पूरी वो कर रहा हूँ, मैं तेरे को पूरा टेक केयर कर रहा हूँ कि भाई मैं तेरे को पूरा इंडेमनीफाई कर रहा हूँ कि भाई मैं केयर करता हूँ तेरी, राइट, तेरे बिहाफ पे मैं वो लॉस, फाइनेंशियल लॉस बेयर करूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए। तो ये लेता है आपसे प्रीमियम, ठीक है। एक फिक्स अमाउंट होता है मंथली बेसिस पे, वो डिपेंड करता है आप ईयरली दे रहे हो, मंथली दे रहे हो, क्वार्टरली दे रहे हो, 6 मंथ में एक बार दे रहे हो, वट एवर इट इज। तो जो भी आपका प्रीमियम है, जो भी आपका प्रीमियम पर्टिकुलरली जा रहा है टाइम ड्यूरेशन पे, ठीक है, उसके बदले। अब सवाल ये आता है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको वो कहां से ये लॉस सारा कवर करती है, बिकॉज देखो अब यहाँ पे एक कंपनी बैठी हुई है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक आपने मोटर इंश्योरेंस कराया, लेट से, राइट, या फैक्ट्री इंश्योरेंस करा लिया, चलो ठीक है, फैक्ट्री इंश्योरेंस करा लिया आपने अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लोगों ने फैक्ट्री, मान लो 100 लोगों ने फैक्ट्री इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है ऑन एन एवरेज भाई 2 या 3% लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में ये रिस्क आता है, राइट, जिनको एक्चुअल में ये रिस्क आता है, ठीक है जी। तो इनके पास क्या हो गया, ये पूल फाइनेंशियल कहां से इकट्ठा हो गया, मतलब अगर मान लो सबसे ये करीबन करीबन मान लो 10-10 हजार का प्रीमियम भी ले रहे हैं, राइट, तो 100 का पूल ऑलरेडी हो गया, तो इनके पास तो ऑलरेडी बन गया ना कि भाई मेरा 10-10 हजार के हिसाब से अगर मैं इसको लेके चलूं तो मेरा तो एक पूल ऑलरेडी बन गया कि भाई मेरे पास इतना अमाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है कि अगर 2 3 4 5 जो भी परसेंटेज इनके हिस्टोरिकल बेस पे रहता है उसको मैं कवर कर सकूं। वाई दे आर एबल टू कवर इट, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पूल जमा है, ठीक है। तो इनको पता है अगर 100 लोग गए तो उसमें से 2 3 का ही प्रॉब्लम आना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल जो है मैनेज हो जाएगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 पर्सन, वन इज इंश्योर्ड एंड इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, राइट। प्रीमियम पे करता है उसके रिस्पेक्ट में वो एक फिक्स अमाउंट, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फाइनेंशियल लॉस से टेक केयर करता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग कि क्या बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि इंश्योरेंस होता क्या है, ठीक है। सो द प्राइमरी फाइनेंशियल पर्पस होता है परचेजिंग इंश्योरेंस पॉलिसी वर्क टू कंप्लीटली एलिमिनेट द फिजिकल पोजीशन ऑफ एक्सीडेंट, नो, कंप्लीटली एलिमिनेट बिल्कुल नहीं कर सकता, बस ट्रांसफर कर सकता है आपके फाइनेंशियल रिस्क को, जो कि अनप्रिडिक्टेबल लॉस होना है, इंश्योरेंस कंपनी जो भी है उसको आपको टेक केयर कर सकती है, उस लॉस को कम कर सकती है, मिनिमाइज कर सकती है, राइट, बट अवॉइड नहीं कर सकती, मैंने बताया इट इज नॉट अ प्रिवेंशन, राइट। और ऑब्वियसली एक रेगुलर फी जाती है, इंश्योर्ड इंडिविजुअल पे करता है किसको, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, जो भी रहता है उसको क्या बोलते हो, प्रीमियम, जो हमने डिस्कस करा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो रिप्रेजेंट द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी इंश्योरेंस, को प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की करेक्ट एप्लीकेशन क्या है इन सब लाइनों में से जो लिखी हुई है। बैंक ग्रांट करेगा वर्किंग कैपिटल टू द ई कॉम सेटअप, नो। एनपीओ जो भी ग्रुप है कंस्ट्रक्ट करती है फ्री मेड, इसमें इंश्योरेंस कंपनी का नाम ही नहीं आ रहा। द कस्टमर यूजिंग द डेबिट कार्ड टू बाइंग द ग्रोसरी, इससे क्या मतलब है। अब इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है फैक्ट्री ओनर को फॉर मशीन जो भी डेस्ट्रॉय हुई है बाय फाइनल, तो ये सिनेरियो मुझे पता लग रहा है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का कहानी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कैन अफोर्ड टू पे अ मैसिव, जैसे मैंने बताया एक पूल इकट्ठा हो जाता है इनके पास, तो इट प्रिंट द नोट बाय द गवर्नमेंट, नो। इट कंप्लीटली एग्जाम द कॉर्पोरेट टैक्स, नो। द पूल ऑफ प्रीमियम फ्रॉम द मिलियन ऑफ पॉलिसी होल्डर ओनली फ्यू एक्सपीरियंसेस द लॉस, तो इनके पास ऑलरेडी पूल इकट्ठा होता है, तो उस पूल को यूज करके अकॉर्डिंगली ये वहां पे कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है। वाई इंश्योरेंस कंसीडर्ड एन एसेंशियल टूल फॉर द बिजनेस ओनर के लिए क्यों जरूरी है भैया, बिजनेस में क्या फैक्ट्री है, मशीनरी है, इतनी सारी चीजें हैं, राइट। अगर उसमें कोई लॉस हो जाता है तो मैं बैंकरप्ट ना हो जाऊं कल को, राइट, तो इसलिए मेरे को इंश्योरेंस जरूरी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इट गारंटी देयर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल इन द मार्केट, नो। इट प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम द बैंकरप्सी कॉजिंग बाय अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, अगर कोई हुई है, थेफ्ट, फायर, ट्रांजिट, जो भी कुछ भी लॉस हो रहा है इसे, उससे प्रिवेंट करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये पर्पस होता है इंश्योरेंस का। तो मोटे मोटे तौर पे हमें समझ आ गया भाई इंश्योरेंस होता क्या, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि इंश्योरेंस होता क्या। नाउ वी नीड टू डिस्कस कि भैया इंश्योरेंस जब आप कर रहे हो तो उसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। उसमें 7 कुछ जनरल प्रिंसिपल दिए हैं, उस 7 जनरल प्रिंसिपल में वो चीजें फॉलो होनी चाहिए, राइट। वो 7 प्रिंसिपल आपको फॉलो करने वेन एवर यू आर टेकिंग इंश्योरेंस, राइट, एंड एज अ इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो। तो वो प्रिंसिपल है, वो अनकहे इंप्लाइड प्रिंसिपल है जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो। तो इन फ्यूचर जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, वट एवर इट इज, तो कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में आते हैं किसके, इंश्योरेंस में, ठीक है। तो सबसे पहली बात नंबर 1 आती है कि भैया अटमोस्ट गुड फेथ पे होता है, ठीक है। अब गुड फेथ का मतलब क्या है कि आप दोनों पार्टी की बात हो रही है यहाँ पे, बोथ पार्टी, राइट। जो इंश्योर्ड है, अभी मैंने बताया 2 पार्टी है, जो इंश्योर्ड है मतलब जिसको ये बेनिफिट मिलेगा प्रीमियम पे करने के बाद, और जो इंश्योरर है, ये दोनों पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरी एक्सप्लेन करेंगे एंड गुड फेथ, मतलब हर एक चीज एक्सप्लोर इन्होंने करनी है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस, लेट्स से अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है, तो यू नीड टू डिस्क्लोज, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री चल रही है या आपका कोई ट्रीटमेंट चला था, वट एवर इट इज, यू नीड टू डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर नोट। क्या होता है इसकी वजह से आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है उसका अमाउंट डिफर करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ऑलमोस्ट आपका पहले ट्रीटमेंट कोई हुआ है या वट एवर डिजीज यू आर हैविंग, तो प्रीमियम थोड़ा सा हायर साइड होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी अपना ये करती है। अगर मान लो आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया, ठीक है, इफ यू आर नॉट डिस्क्लोजर कि भाई यहाँ पे मेरे को ये पर्टिकुलर बीमारी थी ऑलरेडी और इसके अकॉर्डिंग मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, वट एवर इट इज, तो कल को इंश्योरेंस कंपनी ये कर सकती है, आपका जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर सकती है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
बिकॉज जो पहला प्रिंसिपल है गुड फेथ वाला वो आपने फुलफिल नहीं किया। और ये लाए भी इसीलिए है ताकि कुछ भी चीज ऐसी ना हो जो उसको पता ना हो पॉलिसी लेने से पहले, राइट। तो इससे कुछ क्वेश्चन देखो गुड फेथ के कि क्या क्या चीजें हैं, तो आपको सारी चीजें अकॉर्डिंगली डिस्क्लोज करनी है, खाली इंश्योर्ड को नहीं, इंश्योरर को भी, दोनों पार्टी को जो भी अपना डिटेल है वो शेयर करना है, राइट। तो बेस्ट स्टेटमेंट डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith. तो insurer must claim even if the customer lied when the application no. The customer can choose hide the past medical no. The insurance company can change the premium rate daily without no. Both party must fully disclose all the material and honesty accuracy के साथ दोनों पार्टी को वो चीज डिस्क्लोज करनी है, ठीक है जी। हाउस ओनर है मतलब होम ओनर अप्लाई करता है फॉर द फ्लड इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, बट फेल टू मेंशन दैट देयर बेसमेंट फ्लड एवरी टाइम इन द रेन। उसने बताया नहीं कि भाई बेसमेंट हर बार जब रेन आती है ना तो फ्लड हो जाता है इसमें, ठीक है। द मेजर फ्लड अगर एंड द इंश्योरेंस कंपनी लीगली कैन डू, वो रिजेक्ट कर सकती है इसका क्लेम क्योंकि इसने ये चीज एक्सप्लेन पहले नहीं करी बिल्डिंग के बारे में। तो पे द डबल क्लेम नो। वॉइड द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, डिनाई टू क्लेम एंड नॉन डिस्क्लोजर के क्लॉज पे इसको वॉइड कर सकती है, ठीक है जी। आगे बढ़ो कि व्हाट इज कंसीडर्ड एज अ मेटल फैक्ट। भाई मेटल फैक्ट वो है जिससे फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ रहा हो, ध्यान रहे। तो डेट मस्ट बी डिस्क्लोज व्हेन द बायरिंग अ कार इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल एक कार इंश्योरेंस खरीद रहा है कोई, अब मेटल फैक्ट क्या है इसके लिए कि कार कैसे यूज होती है, राइट, या कोई ऑलरेडी डेंट है कार में, यही सारी चीजें होती हैं, राइट। द कलर ऑफ द ओनर फेवरेट शूज नो। द नेम ऑफ द डीलर नो। द फैक्ट दैट द कार इज यूजिंग फॉर कॉमर्शियल रेसिंग पर्पस रेदर देन डेली कम्यूटिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बदले जो कार है उसका वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा अगर वो कॉमर्शियल रेसिंग पर्पस के लिए यूज हो रही है रेदर देन डेली कंप्यूटिंग, राइट। तो दिस यू नीड टू एक्सप्लेन, ये आपका मेटल फैक्ट हो गया इन केस ऑफ बाइंग अ कार इंश्योरेंस, राइट। द ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ अप्लाइज टू बोथ। भाई ऐसा थोड़ी है कि खाली उसी पर्सन पे होगा जो बाय कर रहा है, खाली उसी पर्सन पे जो इंश्योरेंस ओनली द इंश्योरेंस कंपनी, नो। बोथ बायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी इज इक्वली लाइबल फॉर द सेम। जो भी चीज है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो बताओ, और आपकी जो कंडीशन है, जो बायर है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो अपना बताएगा, ठीक है। वाई अटमोस्ट गुड इज मोर स्टिक क्यों करा गया इंश्योरेंस कंट्रोल स्टैंडर्ड में? ऑब्वियसली अगर बायर इसको क्या करते हैं, बायर बेनिफिट लेके छुपाते हैं चीजें, राइट। तो बिकॉज द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज ड्राफ्टेड बाय द सेंट्रल बैंक, नो। बिकॉज द इंश्योरर रिलाई एंटायरली ऑन द बायर डिस्क्रिप्शन टू एक्सेस द हिडन रिस्क, राइट। तो इसको ये पूरा डिपेंड है बायर जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है उस पर, अगर वो ठीक ही नहीं है तो एक्सेस जो भी वो कर रहा है वो कर ही नहीं पा रहा ढंग से, राइट। बिकॉज द इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड डेटली बिकॉज द इंश्योरेंस इज नॉन, नो। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आएगी क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो इट बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आपको मिली कि भाई पहला जो प्रिंसिपल है वो दोनों पार्टी गुड फेथ में होंगी, राइट। गुड फेथ का मतलब दोनों पार्टी अपनी जो डिस्क्लोजर है वो डिस्क्लोजर प्योरली देनी है विदाउट एनी हिडन थिंग, कुछ भी ऐसा छुपाना नहीं है। जो भी डिस्क्लोजर है वो डिस्क्लोजर आप पूरा अच्छे से करोगे। सेकंड प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, राइट। मतलब अब याद देखो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब मेरे पास कार है, ठीक है, अब मैं इसका इंश्योरेंस करा रहा हूँ, कार का इंश्योरेंस ले रहा हूँ, मुझे समझ आ रही है चीज, राइट। मेरे नेबर के पास कार है, ठीक है, अब मैं इसका इंश्योरेंस कराऊं, डज इट मेक एनी सेंस कि भाई मैं इसका इंश्योरेंस क्यों कराऊं जबकि मैं इसका ऑनर भी हूं, इसका अगर फाइनेंशियल कुछ हो रहा है तो मेरे को कोई लेना देना भी नहीं है, तो मैं इसका इंश्योरेंस क्यों कराऊं? तो ये कहता है जब भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो इट शुड बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इस बात का, भैया आपको डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ना चाहिए फाइनेंशियल, राइट। अगर मान लो कल को कोई लॉस होता है, कल को कोई इस व्हीकल में या कुछ भी चीज में लॉस होता है, तो आपको डायरेक्ट, यू आर द पर्सन हु इज डायरेक्टली इंपैक्टेड, कैसे, फाइनेंशियली। आप डायरेक्टली इंपैक्ट होने चाहिए फाइनेंशियली। तो इन शॉर्ट आप उसके ऑनर होने चाहिए, ठीक है। आप उसके क्या होने चाहिए, ऑनर, यू आर द ऑनर। ऐसा नहीं है कि कोई और ओनर है और आप इंश्योरेंस उसका करा के बैठे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई कल को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो फाइनेंशियल लॉस आपको हो रहा है सीधा के सीधा, ठीक है। आपकी जेब पे फर्क पड़ रहा है इस फाइनेंशियल लॉस की वजह से। तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, राइट। आपके इंटरेस्ट में वो चीज होनी चाहिए, आप ऑब्वियसली नेबर का तो नहीं कराओगे ना, आपके इंटरेस्ट में अगर वो चीज है तो आप उसके लिए गुड टू गो, आप उसके लिए जा सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जिस भी चीज का आप पॉलिसी ले रहे हो उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, have an insurable interest in the property, the person must be interested in purchasing in some future, no, suffer the direct financial loss if the property got damaged and destroyed। obvious सी बात है, उसको डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए तब जाके ये माना जाएगा कि भाई इस गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी ले रहा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट के फॉर्म में, राइट। वाई कैन यू नॉट लीगली बाय अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द नेबर रेजिडेंट? भैया आपका कोई लॉस ही नहीं है ना उसमें, अगर वो कल को फायर हो भी रही है तो व्हाट इज योर लॉस इन दैट, राइट। तो इसमें क्या होता है, बिकॉज यू do not have insured interest in their property if your neighbor has a larger commercial जो भी है central bank and neighborhood, you do not have, because you do not have the insurable interest, आपका insurable interest ही नहीं है उसमें, तो insurable interest नहीं है तो आप नहीं ले सकते वो, ठीक है। if it at what point must the insurable interest exist in the life insurance contract? अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, जब भी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हो। ओनली एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्लेम, नो। कंटिन्यू Continuing interest must exist every day throughout the policy, like no.
एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ओरिजिनली परचेज, जब आपने परचेज करी मैं तो तब देखूंगा ना कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसमें है या नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो। एक बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, टेक आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ को पार्टनर के बेसिस पे, इफ द पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी कल को, राइट? मान लो तो क्या कह रही है द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द को पार्टनर, इफ द पार्टनर डिसॉल्व हो जाता है तो दे बिकम लायबल बन गए, राइट? सो कैन द पॉलिसी स्टिल वैलिड, क्या वो पॉलिसी अभी भी वैलिड रहेगी? तो ध्यान से सुनना, जिस टाइम मैंने पॉलिसी ली थी उस टाइम ऑब्वियसली क्या था, उनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट था क्योंकि को पार्टनर था वो, राइट? लेकिन अब वो राइवलरी बन गया है, तो अब से मतलब नहीं है, जिस टाइम पॉलिसी साइन करी थी ऊपर ही देखा एट द टाइम ऑफ पॉलिसी साइन, अगर वो था तो बिल्कुल उसकी पॉलिसी अभी भी वैलिड रहेगी, राइट? So no, because they are no longer speaking. No, because yes, because the insurable interest legally present at the time of policy bought, जब भी आपने बॉट करी थी उसमें लीगली आप लाइबल था, दैट्स व्हाई ही इज, मतलब जो पॉलिसी है आपकी वो एलिजिबल रहेगी, ठीक है? अब मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, जब आप कोई भी जैसे मान ले सी रूट से कोई भी जाता है आपका वेसल के थ्रू कार्गो, उसको बोलते हैं मरीन रूट। तो व्हेन इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट इन द कार्गो गुड्स, मतलब ध्यान सुनना, व्हेन मस्ट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट इन द कार्गो गुड, गुड्स के केस में क्या होता है कि जब इसमें बेसिकली क्या है, अगर मान लो वेसल से आपका शिप जा रहा है, शिप जा रहा है बेसिकली, वहां पे कोई माल खराब हो गया, अब वो माल किसका खराब हुआ है वो मैं ये देखूंगा, राइट? मतलब अगर आपने इंश्योरेंस लिया था तो उसकी कैपेसिटी में वो ऑनरशिप किसके पास थी मैं ये देखूंगा, जिसके पास भी ऑनरशिप थी उसको कंपनसेट मैं कर दूंगा, राइट? तो एट द टाइम ऑफ शिप लीव द पोर्ट, इवन इफ द गुड्स सेफ, ओनली एट द टाइम व्हेन द एक्चुअल लॉस और द डैमेज अकर्ड एट द शिप, राइट? तो मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, व्हेन मस्ट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू प्रेजेंट इन द कार्गो गुड्स पे, कब प्रेजेंट होगा उनका इंटरेस्ट? ऑब्वियसली जब कुछ लॉस होगा, अगर सेफली पहुंच गया तो मेरे इंश्योरेंस का क्या मतलब है? जब मेरे को एक्चुअल लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली तभी मेरी पॉलिसी क्या आएगी, काम आएगी। ये हर जगह है, नॉट इन मरीन, ये हर जगह है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जब लॉस होगा तभी मैं अपनी पॉलिसी को क्या करूंगा, यूज करूंगा, ठीक है? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में होनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल आपका क्या कहता है, पहला गुड फेथ की बात करिए हमने, दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करिए, तीसरे पे आ जाओ फटाफट। तो दो चीजें समझ आएगी, प्रिंसिपल जब भी ले रहे हो तो पॉलिसी क्या क्या चीजों पे ध्यान देना वो आपको पता लग गया। थर्ड चीज पे आओ, थर्ड कहता है इंडेमनिटी। देखो इंडेमनिटी मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन ये गारंटी दे रहा है कि भैया दूसरे पर्सन का जो लॉस है, लॉस जो भी वट एवर द लॉस में भी, राइट, वो उसको कंपनसेट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, आपने इंश्योरेंस, आप एज इंश्योर्ड हो, राइट, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मान लो आपने कार ली, ठीक है? तो मान लो जब इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे थे, इस कार की वैल्यू थी पर्टिकुलर, मान लो जो भी वर्थ करती थी ये 5 लाख रुपए वर्थ करती थी, राइट? अब मान लो लॉस हो गया, ठीक है, लॉस बाय फायर वट एवर इट इज। तो अब इसका काम क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी का काम क्या है, जो भी आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है उस तक वापस लेके आना। मतलब 5 लाख का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, इस 5 लाख को पूरा कंपनसेट करना, आप दोबारा उसी पोजीशन में आ जाओ जब आपका 5 लाख की कार थी आपके पास, तब आपकी वेल्थ थोड़ी सी ज्यादा थी अकॉर्डिंगली, राइट? अब इसको भी छोड़ दो, मान लो कोई भी ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपका आपका फैक्ट्री में मान लेते हैं, फैक्ट्री में मशीन दी, ठीक है, मशीन रखी है मेरी फैक्ट्री में, इस मशीन की जो कॉस्ट है, वर्थ है, जब मैंने इंश्योरेंस खरीदा इसकी वर्थ जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है 15 लाख रुपए, राइट? लेकिन आज अगर मैं इसको मार्केट में खरीदने जाऊं तो ये मशीन जो आएगी ये 30 लाख रुपए की आएगी। तो क्या मैं एज इंश्योरेंस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इसकी वर्थ जितनी थी उस टाइम पे मैं उतने के लिए ही लाइबल हूँ, राइट? एट द टाइम ऑफ परचेजिंग जैसे मैंने वेल्थ दिखाई कि भाई इतनी वर्थ है इसकी, तो मैं इतने के लिए ही लाइबल हूँ एज इंश्योरेंस कंपनी, राइट? तो मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है भाई, आपका आपका पहले इतना आपके पास मान लो प्रॉफिट था, या इतना आपके पास मार्जिन था, इतना अमाउंट था, अब ये लॉस होके इतना हो गया, राइट, यहां पे आ गया। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं इसको पूरा कंपनसेट करूं, मेरा काम ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं आपको जो है कंपनसेट करूंगा। मतलब यू शुड बी इन अ पोजिशन एज बिफोर द लॉस, राइट? जो भी आपकी पोजीशन पहले लॉस से पहले थी, मतलब लॉस होने से पहले जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन वट एवर इट इज, वो मैं कंपनसेट कर रहा हूं। अब यह ध्यान रखना, इंडेमनिटी का एक एग्जाम्पशन है। देखो हर चीज में, हर इंश्योरेंस में आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये आप नहीं कर सकते कंपनसेट, राइट? ऑब्वियसली बात है, लाइफ इज प्रीशियस, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है इसमें, ठीक है? तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो पहले था, ये लॉस होने से पहले जो कंडीशन थी उसको नहीं ला सकते, राइट? तो उस केस में फाइनेंशियल में इसको नहीं कर सकते, तो इसकी एग्जाम्पशन है लाइफ इंश्योरेंस। अदर देन दैट कोई भी इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस कर रहे हो, जो भी आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, वट एवर इट इज, राइट, उन सब में इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है, बट नॉट इन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है जी, आपको समझ आ रही बात है? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखो कि क्या क्वेश्चन है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चल रही है चीजें। देखो, व्हाट इज द फंडामेंटल गोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? इंडेमनिटी का फंडामेंटल गोल ये होता है भाई, जितना लॉस हुआ उसको कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है? टू मेक श्योर द पॉलिसी होल्डर रिसीव एन एक्स्ट्रा कैश प्रॉफिट वट एवर, टू रिस्टोर द इंश्योर्ड एग्जैक्ट सेम फाइनेंशियल जो भी पोजीशन है बिफोर द लॉस। तो जो भी एग्जैक्ट सेम पोजीशन थी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिफोर द लॉस, उसको हम कंपनसेट कर देंगे अकॉर्डिंगली, वो आपका इंडेमनिटी का मतलब हो गया। तो व्हाई डज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नॉट अप्लाई इन? ऑब्वियसली बात है, लाइफ की कोई वैल्यू थोड़ी है, ठीक है, इट इज प्रेशियस, राइट, बिकॉज द ह्यूमन लाइफ इज प्राइसलेस, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट द
इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगा कि ह्यूमन की लाइफ जो है वो प्राइसलेस होती है, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड परफेक्टली, इसको आप परफेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसा हमने देखा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नॉट अप्लाई फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ह्यूमन की लाइफ को आप नॉर्मली फाइनेंशियल टर्म से नहीं बता सकते कि कितना लॉस हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस कंप्यूटर सेटअप है इसका, जो जिसकी वैल्यू है इतनी, कितनी, 50,000, इज इंश्योर्ड फॉर 2 लाख। तो इट गेट्स स्टॉलन, तो हाउ मच द इंश्योरेंस कंपनी विल, भाई जितनी वर्थ है उतनी दूंगा ना। तो 50,000 वर्थ है तो 50,000, बिकॉज इट रिप्रेजेंट एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस जो भी सफर्ड हुआ है। इंश्योरेंस आपने कितने का भी ले रखा हो, ठीक है जी, जो एक्चुअल वैल्यू है वही मिलेगी। इफ इंश्योर्ड बिल्डिंग पार्शियली डैमेज बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी विल टिपिकली पे फॉर, क्या करेगी भाई, अगर पार्शियली डैमेज होगी फायर से तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्चा दे देगी, जो भी एक्चुअल कॉस्ट है रिपेयर का फॉर रिप्लेसिंग द डैमेजेस सेक्शन, तो उसका वो दे देगी, ठीक है। इफ इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करिए पर्सन को टू रिकवर द मोर मनी देन द एक्चुअल लॉस, इट वुड बी, मतलब अगर इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ करती है किसी पर्सन को टू रिकवर मोर मनी देन देयर एक्चुअल लॉस, रिकवर करना जो भी मनी है, ज्यादा मनी रिकवर करने की आपको पॉसिबिलिटी दे रहा है देन द एक्चुअल लॉस, तो मतलब क्या हुआ, इफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ अ पर्सन टू रिकवर मोर मनी देन द एक्चुअल, तो पर्सन क्या करेंगे, इसका बेनिफिट लेंगे, राइट, इसका एडवांटेज लेना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हम ये बोलते हैं जितना लॉस हुआ उतना ही हम कंपनसेट करेंगे। तो as the banking sector no, reduce the total number of claim no, make a insurance policy completely no, encourage the people to intentionally destroy their own property, क्योंकि उन्हें पता भाई इससे ज्यादा तो अमाउंट मिल जाएगा जितनी इसकी वर्थ नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए मार्केट वैल्यू पे कभी नहीं चलता, वो उस पे चलता है जो उसकी वर्थ थी, राइट, जो भी वर्थ होगी उस पे उतना आपको क्लेम जो है दे दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट बताता है इंडेमनिटी का प्रिंसिपल, ठीक है। तो 3 प्रिंसिपल हमने देख लिया, गुड फेथ का देख लिया, इंडेमनिटी का देख लिया, और इंश्योरेबल आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, ठीक है, तब जाके आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। अब प्रॉक्सिमेट केस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट क्लॉज क्या है? प्रॉक्सिमेट क्लॉज ये बोलता है कि भाई मान लो आपका कोई लॉस हुआ पर्टिकुलरली, ठीक है। अब इस लॉस के काफी सारे रीजन है, मतलब 3-4 रीजन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा, सबसे नियरेस्ट, मतलब जिसकी वजह से जो मेन रीजन है, मतलब द डोमिनेंट वन, जो भी डोमिनेंट रीजन रहेगा उसको मैं फॉलो कर लूंगा और उसको कंसीडर करके मान लूंगा कि ये जो लॉस है इस डोमिनेंट रीजन की वजह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कब प्रॉब्लम आती है, जब एक ही केस में 3-4 रीजन मुझे दिख रहे होते हैं लॉस होने के, ठीक है। मान लो मैंने पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, मैंने लिया था, मैंने आपका इंश्योरेंस खरीदा था थेफ्ट के लिए, ठीक है, थेफ्ट के लिए खरीदा था। अब मान लो कोई थेफ्ट के लिए पर्सन आया और उसने थेफ्ट करते हुए मान लो कुछ होल किया, उसकी वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक मतलब सर्किट जो है, फ्यूज जो है वहां पे इसके इनेल में आ गया, उसकी वजह से आग लगी, राइट। तो मैं क्या इसको कंपनसेट करूंगा क्या? नहीं, मैं क्या कंपनसेट करूंगा, थेफ्ट को, राइट, क्योंकि ये मेरी पॉलिसी में कवर्ड है, जो मेरी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है उसको। इसलिए मैं डोमिनेटिंग फैक्टर देखता हूं किसकी वजह से ये चीज हुई है, राइट। जो डोमिनेंट फैक्टर है, जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट मुझे दिखेगा, द क्लोजेस्ट वन जिसकी वजह से वो मुझे दिखेगा, उसको मैं कंसीडर कर लूंगा एज अ रीजन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट क्लॉज आपको यही बताता है, प्रॉक्सिमेट, कि अप्रोक्स आपको ये पता लग जाए कि भैया किस वजह से ये चीज हुई है, और जो सबसे ज्यादा लाई कर रहा है उसको हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखो इसके तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रॉक्सिमेट क्लॉज के बारे में, ठीक है। रेफर्ड इन इंश्योरेंस पहले ही पूछा है, प्रॉक्सिमेट क्लॉज की जब हम बात करें, रेफर टू एन इंश्योरेंस, इट्स एब्सोल्युटली फर्दर इवेंट इन द चेन ऑफ एक्सीडेंट नाउ, ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमे जो भी ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी हेड ऑफिस नो, द टाइम डेट पुलिस अराइव नो, डायरेक्ट एंड डोमिनेंट मोस्ट इफेक्टिव कॉज ऑफ द सेट ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन, जो भी डायरेक्ट डोमिनेंट फिगर मुझे दिख रही है, इफेक्टिव कॉज दिख रहा है, उसको मैं कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। इसके लिए मान लो एक कार्गो शिप था हल, राइट, इन सी रॉक में, इंश्योर्ड रिस्क था ये, कॉजिंग द वाटर एंटर इन द डैमेजेस ऑफ द गुड इनसाइड, राइट। तो इसने क्या हुआ, अप्रोक्सीमेट कॉज क्या हुआ इसका, इसका कॉस्ट ये हुआ कि वहां पे उसका जो शिप था उसमें मतलब कुछ होल हो गया होगा, छेद हो गया होगा, जिसकी वजह से पानी अंदर आ गया और मेरे जो कार्गो में जो भी रखी थी गुड्स वो खराब होगी। तो द वाटर बिकॉज द फिजिकली टच द गुड्स, द कैप्टन नो, द सी रॉक कॉलिजन बिकॉज इट डायरेक्टली कॉज द वाटर टू एंटर, राइट। तो कॉलिजन हुआ जो रॉक के साथ, उसकी वजह से ये चीज हुई है, ठीक है जी। इफ अ लॉस इज कॉज बाय टू ओवरलैपिंग इवेंट, जैसे मैंने बताया, वन कवर इंश्योरेंस एंड वन एक्सप्लिसिटली हट रहा है, ठीक है। तो हाउ द इंश्योरेंस डिटरमाइन द पेमेंट, तो वो क्या करेंगे, दे ऑलवेज स्प्लिट द क्लेम 50-50 रिगार्डलेस ऑफ द क्लॉज, दे इवेल्युएट द कॉस्ट डोमिनेंट एक्टिव ड्राइवर क्या है, जो भी एक्टिव ड्राइवर है उसके हिसाब से वो पॉलिसी को अपना अकॉर्डिंगली देते हैं, ठीक है जी। एक शॉप है, शॉप पॉलिसी कवर थेफ्ट, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल में भी, एंड फायर मान लो उसमें डैमेज एक्सक्लूड करता है फायर को। तो जब भी ये चल रहा था, ब्रेक हुआ आपका, ठीक है, बर्गलर जो भी है स्टील इन्वेंट्री, एंड सेट द शॉप ऑन फायर, ठीक है। तो इसकी वजह से इंश्योरेंस पे फॉर द डैमेज, विल इंश्योरेंस कंपनी पे? नो, इंश्योरेंस कंपनी थेफ्ट के लिए पे करेगी, फायर के लिए वो अलाउ ही नहीं है तो नहीं पे करेंगे, राइट। तो यस बिकॉज द बर्गलर स्टार्ट नो, यस बिकॉज नो शॉप द फॉरगॉटन नो, yes no because the fire damage explicitly excluded for the term
कंडीशन, जो भी टर्म कंडीशन थी उसमें लाई नहीं कर रही है तो नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। Why is finding the proximate clause critical to the insurance investigator? Obviously, it has to determine if the cause of loss matches the insured peril list in the contract. तो cause वो देखते हैं, तो cause अगर मेंशन है तो आपको कर देंगे कंपनसेट, cause अगर मेंशन ही नहीं है तो आपको कंपनसेट कैसे करेंगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए मुझे देखना होता है कि भाई जो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ cause, वो उससे रिलेटेड भी है जो मैंने जिसके नाम पे मैंने इंश्योरेंस ली थी या नहीं है। अगर रिलेटेड है प्रोक्सीमेट क्लॉज में लगा रहा हूँ, अगर रिलेटेड है तो मैं दे दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा, खत्म बात, ठीक है जी। तो प्रोक्सीमेट क्लॉज हो गया। इसके आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मान लो आपकी गाड़ी थी, ठीक है, आपने कार इंश्योरेंस ले रखा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर आपकी मान लो पार्किंग में आपने खड़ी कर रखी थी बाहर, और कोई ठोक के चला गया, ठीक है। ठोक के मतलब ये हो गया, इसको डैमेज करके चला गया कोई, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने, सब्रोगेशन का मतलब ये हुआ, ध्यान सुनो, यहां पे इंश्योरेंस कंपनी, यहां पे वो पर्सन है जिसने ये काम किया है, ठीक है, और यहां पे आप हो, ठीक है, जो इंश्योर्ड हो। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी में आपको कंपनसेट कर दिया है, जो भी कंपनसेशन आपका बन रहा था, जितना भी अमाउंट बन रहा था वो कंपनसेट कर दिया, तो सब्रोगेशन में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास ये राइट आ गया कि ये इस पर्सन से लीगली जो है क्लेम कर सकती है, राइट। तो सब्रोगेशन में क्या हुआ कि भाई लीगली इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट आ गया कि वो इस थर्ड पर्सन से क्लेम कर सकती है। अब यू कांट क्लेम, आपको ऑलरेडी क्लेम मिल गया है, राइट, इंश्योरेंस कंपनी से ऑलरेडी क्लेम मिल गया, तो आप इससे भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये राइट आपने खो दिया है, और ये राइट जाके किस पे चला गया, इंश्योरेंस कंपनी पे। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब आपको उसका फाइनल, जो भी इसका जो भी मिलना था आपको, राइट, जो भी फाइनल मिलना था वो आपको मिल चुका है, तो उसके बाद आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो मतलब लोग क्या करेंगे, उससे पहले ले लेंगे उससे, राइट। लेकिन अगर फाइनल आपको मिल गया अमाउंट, तो उसके लिए फिर इंश्योरेंस कंपनी को वो सब्रोगेशन वो चला जाता है, एंड देन दे आर लाइबल, लीगली वो उससे क्लेम करने के लिए लाइबल हो जाते हैं, आप उसके लिए लाइबल नहीं होते। तो ये इसलिए करा गया कि दो जगह से आप क्लेम ना उठा लो, एक तो इंश्योरेंस कंपनी से भी उठा रहे हो, एक और थर्ड पर्सन है उससे भी उठा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज यहाँ पे डाली गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या कहते हैं, सिंपल कह रहा है भाई, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अलाउ द इंश्योरेंस कंपनी टू इंक्रीज द कस्टमर मंथली प्रीमियम, नो, स्टेप इनटू द शू ऑफ इंश्योर्ड टू स्यू द थर्ड पर्सन हु कॉज द डैमेजेस, राइट। एक रेकलेस ड्राइवर था, क्रैश कर दिया, यू आर पार्क्ड कॉमर्शियल जो भी व्हीकल था आपका, लाख रुपए रिपेयर के लिए आने थे इसमें, एंड इंश्योरर ने पे कर दिया आपको लाख रुपए। कैन यू नाउ स्यू द जो भी ये रेकलेस ड्राइवर था, इसको क्या आप स्यू कर सकते हो लाख रुपए के लिए? नहीं, आपके पास कोई राइट ही नहीं है, वो राइट किसके पे ला लिया, इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो नो, बिकॉज your right to sue shifted to the insurance company under subrogation once the claim is paid full। आपको क्लेम पे हो गया तो आपके पास अब राइट नहीं है उसको स्यू करने का, ठीक है। सब्रोगेशन इंश्योर करेगा कि ये डबल क्लेम ना ले ले बेसिकली, तो पेज द प्रीमियम ऑन द टाइम, नो, इट डजंट कलेक्ट द डबल कंपनसेशन फॉर द सेम एग्जैक्ट लॉस, एक ही लॉस के लिए डबल कंपनसेशन ना ले ले, ये इंश्योर करेगा सब्रोगेशन, राइट। उसके अलावा एट व्हाट पॉइंट डज द राइट ऑफ सब्रोगेशन बिकम एक्टिव फॉर इंश्योरेंस, जब आपको पैसा मिल जाए, जब आपको क्लेम सेटल हो जाए, तब as soon as the customer sign the initial, no, when the third party approval, no, when the settle bank issue, no, only after the insurance company fully settled your insurance claim, अगर उसने सेटल कर दिया तो उसके बाद राइट चलाएगा, खत्म। लाइक इंडेमनिटी, इंडेमनिटी में क्या होता था, हम अप टू जो भी लॉस होता था उस तक ले आते थे, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाई स्ट्रिक्टली टू लाइफ इंश्योरेंस ओनली, नो, प्रॉपर्टी लाइबिलिटी और आपका डैमेजेस जो भी हो रहा है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में उस पर अप्लाई होता है, और किसी पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ आ रही है पांचवा प्रिंसिपल आपको क्या बात कह रहा है, कि भाई सिंपल सी बात है, लीगल राइट आप खो देते हो उससे क्लेम लेने का, ठीक है, जब आपको इंश्योरेंस कंपनी का, अबे देखो आपका क्या है, आपका लॉस कवर हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ये मेक श्योर करिए भाई दो दो बार अपना ले लो, ठीक है, क्लेम अननेसेसरी का दो दो बार अपना ले लो। अब इसमें इंडेमनिटी का जो लास्ट प्रिंसिपल है वो इनका टूट जाएगा अगर आप दो दो बार ले लोगे, ठीक है। अब एक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो जनरली बिजनेसेस में क्या होता है ना, कई बिजनेस बहुत समझदार होते हैं, तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी ए से भी इंश्योरेंस करवाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी बी से भी करवाते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है भैया अगर आपका लॉस हो गया मान लो 5 लाख का, सेम कॉज के लिए आपने दो इंश्योरेंस ले रखे, तो इनमें आधा आधा बढ़ जाएगा अकॉर्डिंगली, 2.5 लाख इसमें 2.5 लाख इसमें, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंट्रीब्यूट करके करेंगे आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंश्योरेंस जो है प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है, आपने ए से भी 5 लाख ले लिया, बी से भी 5 लाख ले लिया, आपको तो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया ना। तो इसलिए ये कंट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लेके आए यहाँ पे, कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये कहता है कि भैया अगर दो या दो से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग उन पे वो बढ़ जाएगा। अब एक केस ये आ सकता है कि मान लो मेरे पास कंपनी ए भी है, मेरे पास कंपनी बी भी है, मैं क्लेम ही नहीं करता, मैं क्लेम ही कंपनी ए से करता हूं, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा कंपनी बी में, राइट। तो उस केस में कंपनी ए के पास राइट है कि भाई ये यहां से इसके पास से अपना कंपनसेट कर सकते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट जनरली क्या होता है, जनरली जब आप क्लेम करते हो आपने दो इसी समझदारी से लिए होते हैं कि आप अकॉर्डिंगली क्या करोगे, दोनों से अपना वो जो है कंपनसेट कर लोगे। तो इंश्योरेंस कंपनी ने पहले एक क्लॉज डाल दिया कि भैया अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो आप कंट्रीब्यूशन करोगे, मतलब जो भी दोनों कंपनी है वो कंट्रीब्यूट करके ही आपको कंपनसेट करेगी, ऐसा ना हो आप डबल क्लेम ले रहे हो अननेसेसरी का, ठीक है जी।
आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो इसी केस में एक हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया कि कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इफ द फैक्ट्री सेटअप इंश्योर्ड विद टू डिफरेंट इंश्योरर से, तो बोथ द कंपनी विल द मैक्सिमम क्लेम, नो, द इंश्योरर विल शेयर द एक्चुअल लॉस प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑन द कवरेज लिमिट, जो भी है उसके बेसिस पे आप बांट लोगे। ठीक है जी, आगे बढ़ो। एक कंपनी वेयर हाउस है 10 लाख रुपए, इज इंश्योर्ड फॉर 5 लाख विद कंपनी है, 5 लाख विद कंपनी बी। अब फायर हो गया 2 लाख रुपए का, तो ऑब्वियसली कंपनी ए कितना देगी, आधा दे देगी इसका, लाख रुपए। तो 2 लाख कवरिंग द फुल, नो नथिंग, कंपनी वी विल मस्ट स्टैंडर्ड, नो। इस केस में 1 लाख रुपए विच इज द 50% प्रोपोर्शन, 50-50 का पोर्शन चल रहा है, जो भी प्रोपोर्शनेट होगा उसके हिसाब से वो क्लेम कर लेगा। ठीक है। द प्राइमरी रीजन ऑफ कस्टमर कैन नॉट कलेक्ट द फुल पे आउट फ्रॉम मल्टीपल इंश्योरर, फुल पे आउट इसलिए नहीं लेता कि भैया जितना लॉस हुआ उससे ज्यादा का थोड़ी दे दूंगा तेरे को, ये होता है। इट वुड डायरेक्टली वॉलेट द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ऑब्वियसली बाय क्रिएटिंग द प्रॉफिट। ठीक है। तो मैंने इंडेमनिटी में ये बोला था जितना लॉस होगा उतना कवर कर दूंगा, उससे ज्यादा अगर प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है। ठीक है। तो करते हैं, ऑब्वियसली बात है, इसलिए लाया गया। इफ एनी इंश्योर्ड पार्टी चूज टू क्लेम द एंटायर लॉस अमाउंट फ्रॉम जस्ट वन, और जैसे मैंने बताया था ए और बी है, ये चाहता है कि मैं एक पे ही क्लेम करूं, तो उस केस में क्या राइट है इंश्योरर, क्या मतलब जो दूसरा जो क्लेम दे रहा है उसके पास क्या राइट है, उसके पास ये राइट है, द राइट टू कैंसिल द कस्टमर, नो, द राइट टू रिकवर द प्रोपोर्शनेट शेयर पे आउट फ्रॉम द सेकंड इंश्योरर से वो क्लेम कर सकता है, उसके पास ये राइट है। ठीक है जी। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अप्लाई विच कंडीशन मस्ट मेट, कि क्या कंडीशन मेट होनी चाहिए इनमें से जो दे रखे, द पॉलिसी मस्ट बॉट टू डिफरेंट कंट्रीज, नो, अ पॉलिसी मस्ट बी लाइफ इंश्योरेंस, नो, द कस्टमर मस्ट बी एक्टिव मेंबर ऑफ द रूलर, नो, द सब्जेक्ट मैटर एंड द स्पेसिफिक रिस्क मस्ट एक्जैक्टली सेम अक्रॉस द पॉलिसी। तो दोनों का जो सब्जेक्ट मैटर है, दोनों का जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर सेम है देन अकॉर्डिंगली जो दोनों कंपनी है आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन वाला प्रिंसिपल लगा के काम कर सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ आ रही बात कर रही है कॉन्ट्रीब्यूशन वाले कॉन्सेप्ट में? ठीक है जी। अब आपका लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें बच जाता है। ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन वाला समझ आ गया, कंट्रीब्यूशन की क्या चर्चा हो रही है। ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, मोटे मोटे तौर पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई आपका कंट्रीब्यूशन के ऊपर चर्चा क्या, अब एक बार लास्ट कवर कर देता हूँ, फिर आपका जो है ऊपर चल लेंगे जो भी रिमेनिंग है जहाँ डिस्कशन हुआ था। तो अगला क्या कहता है, अगला देखो, अगला आपको ये कहता है भाई प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो आपको पता है, ठीक है, आपकी आपकी मान लो बिजनेस में कोई वैन है आपकी, राइट, जैसे डिलीवरी होती है। ठीक है। अब मान लो ये वैन खड़ी है आपके जो पार्किंग लॉट है उसमें खड़ी है। ठीक है। आप यहीं पे हो, आपको पता है कि इसमें ना थोड़ी सी चिंगारी निकली और इसमें आग लगनी स्टार्ट होगी, राइट, फायर लगनी स्टार्ट होगी। अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको बुझा नहीं रहे हो। ठीक है। जो पानी वानी डाल के, वाटर डाल के, आप ये नहीं कर रहे कि भाई ये कम हो जाए, आपको पता है आपने क्या करा, आप अंदर चले गए। ठीक है। आप फैक्ट्री के भीतर चले गए, आपने बोला ठीक है ना, छोड़ो, क्या करना है, इंश्योरेंस ऑलरेडी क्लेम ले रखा है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इसको कंपनसेट कर देगी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे आप जो लॉस को रोक सकते थे, मतलब ये पूरा लॉस नहीं होता, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर आप उस टाइम एक्शन ले लेते तो पूरा लॉस नहीं होता, तो आपके पास ये राइट था कि आप इस लॉस को कम कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं करा। तो उस केस में हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम ना दे। वो ये इंटेंशन, आपके इंटेंशन पे चेक करेगी उस टाइम कि भाई आपकी इंटेंशन थी ही नहीं इसको सेव करने की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपकी इंटेंशन इसको सेव करने की होती तो ऑब्वियसली बात है आप इसमें अपने एफर्ट मारते। आपने क्या करा, आपने उस वैन को जलने दिया, आपको पता था कि उस पर्टिकुलर में मेरे को क्लेम मिल जाएगा, मेरे को क्यों अपना इसमें मतलब अगर मैं कर भी सकता तो मैंने क्यों नहीं करा, राइट। अब इसमें सब्जेक्ट टू एक चीज ध्यान रख लेना कि ये प्रिवेंशन के लिए कि आप उसे प्रिवेंट कर सकते थे लेकिन आपने नहीं करा। ऐसा नहीं करना कि आग लग रही है और आप बीच में चले गए, राइट, और आप वहां पे शक्तिमान नहीं बनना, राइट। वहां पे अगर आप कर सकते हो तो चीज करनी है, राइट, ऐसा नहीं अपने आप को नुकसान करके उस चीज को कवर करवाना है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, ये चीज नोट कर लेना, मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब जो चीज आप कर सकते थे, मतलब उसको मिटिगेट करने के लिए नॉर्मल जो एक्शन आप ले सकते थे उस एक्शन पे चर्चा हो रही है यहाँ पे, राइट। उस एक्शन पे ही चर्चा हो रही है कि आप वो एक्शन ले सकते थे लेकिन आपने लिया नहीं, तो उस केस में मैं द इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता हूं। ठीक है जी। अब देखो अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या बोलते हैं कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ इंश्योर्ड पर्सन ड्यूरिंग द डिजास्टर, ऑब्वियसली टू मिनिमाइज द लॉस, टू स्टेप बैक एंड पैसिव एंड द बर्न सिंस द इंश्योरेंस कवर, नो, टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी स्टेप टू मिनिमाइज द डैमेज जस्ट लाइक द अनइंश्योर्ड। तो ये क्या करेगा, नेसेसरी जो भी स्टेप्स होंगे वो लेगा, ठीक है, इसको कम करने के लिए। एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट हुई है शॉप पे, शॉप रूम में जो भी स्टॉक रखा था वहां पे, द ऑनर वर्किंग एक्सटिंग्विशर था उसके पास, देखा नेक्स्ट टू देम, बट डेलिबरेटली चूज नॉट टू यूज लेटिंग द एंटायर बर्न। व्हाट कैन द इंश्योरेंस कैन डू, ऑब्वियसली बात है या तो रिजेक्ट कर देगी या बहुत ही कम क्लेम देगी, पे ट्रिपल क्लेम, नो, बाय बाय ऑनर न्यू ब्रांड, नो, ट्रांसफर द केस टू द स्पेशलाइज्ड, नो, रिड्यूस कर देगी, कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगी आपके क्लेम को टू फॉलोइंग द मिटिगेशन ऑफ लॉस की कंडीशन में। ठीक है। विच एक्शन डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉपर मिटिगेशन ऑफ लॉस बाय आपका जो भी आपका बिजनेस ओनर है, तो लॉकिंग द वेयर हाउस डोर, लिविंग टर्न ये करेगा,
या मूव करेगा जो भी वैल्यूएबल इन्वेंट्री वहां पे बची हुई है स्लीव्स में, ताकि वो बच जाए, ताकि उसका लॉस का कम हो, राइट? तो डज द मिटिगेशन ऑफ लॉस प्रिंसिपल एक्सपेक्ट एन इंश्योर्ड पर्सन टू रिस्क देयर ओन लाइफ? नो, ये मैंने पहले बताया, अपनी लाइफ को नहीं देना। तो नो, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली कवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, नो। नो, इट ओनली एक्सपेक्ट द रीजनेबल सेफ स्टेप, राइट? इसमें खुद को खतरा ना हो, तो ये फोर्थ वाला इसमें लगा देना। Why the principle of mitigation loss legally integrated into the insurance claim? लीगली इंटीग्रेट क्यों करा गया है इसको? टू मिनिमाइज द केयरलेसनेस रेकलेसनेस बिहेवियर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल एसेट्स प्रोटेक्शन, राइट? तो अभी एक अंडरस्टैंडिंग में आपको ये समझ आ गया कि भाई जब भी मैं बात कर रहा हूं इंश्योरेंस की, ठीक है, तो क्या क्या मेरे प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। तो पहला प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, ऑटमोस्ट गुड फेथ पे होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ऑनेस्ट होने चाहिए दोनों पार्टी। दूसरा हमने डिस्कस करा कि भाई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तीसरा हमने इंडेमनिटी के ऊपर चर्चा करी थी कि भाई मतलब जितना लॉस हुआ उसको कंपनसेट कर दूंगा। चौथा मैंने प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज है तो प्रॉक्सिमेट क्या है, सबसे नियर बाय क्या है, उसको हम देखेंगे। चौथा मैंने आपका सब्रेगेशन पे बात करी थी। सब्रेगेशन इज समथिंग कि यहां पे राइट टू क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास आ गया जब उसने आपको सेटल कर दिया, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पे बात करिए, एक या दो, एक कंपनी से ज्यादा में ले रखे हैं तो उसमें फिर कंपनी मिलकर कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंगली कर सकती है। मिटिगेशन ऑफ लॉस हमने देखा अभी अभी। तो इसमें हमें ये पता लग गया कि भाई ड्यूटी मिनिमाइज दी, जो भी आपका डैमेजेस है उसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं अब हम यहाँ पे। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है और बेसिक जो फंडामेंटल्स थे वो आपको क्लियर हो गए। अब कोई सा भी इंश्योरेंस हो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर होता है इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, जो भी हमने डिस्कस करा, फंडामेंटल्स इंश्योरेंस एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। नाउ यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, ठीक है। तो देखो इसको, कोई केस स्टडी करो, कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ क्वेश्चन आता है तो पूछो उसे, ठीक है। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट पार्ट, राइट? एंड या जस्ट बी कूल एंड हैप्पी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ये सारी चीजें चलती रहेंगी। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, या